like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय बाय सक्सेस क्लासेस। गाइस, मैं एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोज का फर्स्ट लेसन। और आज का ये फर्स्ट लेसन जिसका नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट, व्हिच इज रिटन बाय विलियम सी डगलस। तो गाइस, आज का ये प्रोज का लेसन जिसका नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लिखा है विलियम सी डगलस ने। तो गाइस, आपको जो लेसन का टेक्स्ट है हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएगा और आप जो है स्क्रीन पर देखकर आप भली भांति एक एक लाइन को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कह दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो गाइस, लेसन में जो वेरी फर्स्ट लाइंस हैं, इन वेरी फर्स्ट लाइंस में राइटर विलियम सी डगलस कहते हैं, एक्चुअली इस लेसन में विलियम सी डगलस जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली विलियम सी डगलस इज शेयरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ हिज जर्नी व्हेन ही डिड इन इंडिया। भारत में की गई यात्रा जो कि विलियम सी डगलस ने की, उस विलियम सी डगलस की उस भारत की गई यात्रा को उन्होंने आपके इस लेसन में आपके साथ में शेयर किया है। तो हम देखते हैं पहली लाइन में विलियम सी डगलस कहते हैं आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। कहते हैं कि मैं नई दिल्ली से निकला और हिमालयाज की तरफ बढ़ा। इट मीन उस तरफ बढ़ा जहां हिमालय क्षेत्र लगता हुआ है। I was going as far as बरेली by train। कहते हैं और मुझे जो जाना था वो मुझे ट्रेन के रास्ते से जाना था, ट्रेन के माध्यम से जाना था। और बताते हैं मुझे दिल्ली से सबसे पहले मुझे निकलना था बरेली के लिए। इट मीन दिल्ली से बरेली के लिए ट्रेन के रास्ते से, ट्रेन के माध्यम से विलियम सी डगलस जा रहे होते हैं। एंड देन बाई कार टू रानीखेत। और बताते हैं और कि वहां से बरेली के बाद उनको जो थी कार पकड़नी थी और कार के माध्यम से उनको रानीखेत पहुंचना था। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिज अपोजिट अ 100 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। और उनको जाना था उस क्षेत्र में, वो क्षेत्र जो कि एक हिल स्टेशन थी और वो भी वहां जहां पर ब्रिटिश आर्मी की हिल स्टेशन थी और ब्रिटिश आर्मी का वहां पर पड़ा हुआ करता था कि किसी समय में, किसी जमाने में, कहते हैं जो कि लोकेटेड था, इट मीन स्थित था कितना, 6000 फीट, 6000 फीट जो था ऊंचाई पर लोकेटेड था। कहते हैं और वो भी कहां, रिच अपोजिट ऑफ 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। और 120 मील दूर दूर तक फैला हुआ वो हिमालय का क्षेत्र जहां पर चारों तरफ जो है हिमालय की जो चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी पड़ी हुई थी। इन क्षेत्रों की विलियम सी डगलस को यात्रा करनी थी। आगे की लाइनों में विलियम सी डगलस कहते हैं द ट्रेन वॉज स्लो। द ट्रेन वॉज स्लो मीन्स हुआ गाइस कि ये जो ट्रेन थी वो स्लो चलने वाली अर्थात पैसेंजर ट्रेन थी, सवारी गाड़ी थी जो हर स्टेशन पर रुकती हुई जाती है। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। और ये वो पैसेंजर गाड़ी थी जो रास्ते की हर स्टेशन पर ठहरती थी, हर एक स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर उस एक स्टेशन पर, हर एक उस स्टेशन पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माय कंपार्टमेंट। कहते हैं कि जब वो ट्रेन चलती थी और जैसे ही कोई स्टेशन आती थी और उस स्टेशन पे वो ट्रेन रुकती थी तो कहते हैं कि मैं जहां पर बैठा हुआ था तो अपने पास की खिड़कियों को मैं खींचकर खोल दिया करता था, अपने डब्बे की उन खिड़कियों को, एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। कहते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि दरवाजों को खोलकर खींचकर, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे यहाँ की जो ट्रेन है, हमारे उनके जो दरवाजे हैं, उन दरवाजों को यूं इस तरह से खुल करके खींचकर खोला जाता है। और वही यहाँ पर विलियम सी डगलस बताते हैं कि जैसे ही कोई स्टेशन आती थी तो स्टेशन के ऊपर
मैं दरवाजों को खींचकर खोल देता था और खोलकर मैं स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर जाकर घूम आया करता था। और साथ ही साथ खिड़कियों से बैठकर जो बाहर का दृश्य था, एटमॉस्फेयर था, मैं उसको देख रहा था। एक्चुअली द राइटर विलियम सी डगलस ट्राइंग टू नो द रियल कंडीशन ऑफ इंडिया एंड द फीलिंग ऑफ द सिटीजन ऑफ द इंडिया, भारत के लोगों की भावनाओं को और साथ ही साथ भारत की जो धरोहर है उसको देखने समझने की कोशिश कर रहे थे। तो गाइस आगे की लाइनों में कवि कहता है, सॉरी नॉट कवि, एक्चुअली राइटर कहता है, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। कहते हैं कि जैसे ही स्टेशन आती थी मैं दरवाजों को खोलकर ट्रेन के डब्बे के मैं बाहर प्लेटफॉर्म पर घूम आया करता था। और जब मैं घूमने जाया करता था तो मैं पाता था कि जो स्टेशन थी, जो प्लेटफॉर्म्स थी, वो प्लेटफॉर्म जो थी वो खचाखच भरी पड़ी थी, फुल ऑफ पैक्ड, पूरी तरीके से खचाखच भरी रहती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ की स्टेशन जो है वो खचाखच भरी रहती हैं, क्योंकि एकदम खचाखच भरी रहती थी, वर पैक्ड विद पीपल, लोगों से भरी रहती थी। और लोग भी कैसे कैसे, लिसन सुने, सिखों से, मुस्लिम्स मुसलमानों से, हिंदुओं से, सोल्जर्स सैनिकों से, मर्चेंट्स व्यापारियों से, प्रीस्ट पुजारियों से, पोर्टर्स फेरी वालों से, बैगर्स भिखारियों से, हॉकर्स और फेरी लगाकर जो बेचने वाले अपनी सौदा चीजें जो बेचते हैं, उन सब से स्टेशन एकदम खचाखच भरी रहती थी। एकदम ऐसा मानो प्रतीत होता था जैसे कि मेला जैसा लगा हो। एंड वी नो वेरी वेल कि भारत में स्टेशन की दशा कुछ यूं ही है कि इतनी सवारी ट्रैवल करती है रोज ट्रेन से कि स्टेशन खचाखच बुरी तरीके से भरी रहती हैं। इट मीन्स गाइस कि लेखक यहाँ इस लेसन में जो रियल में कंडीशन भारत देश की है उसका वर्णन करता है, और वो सचित्र चित्रण कर रहा है कि जैसा कि भारत देश है। और भारत देश हमारा क्या है, एक ऐसा देश है जहाँ की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है। और सिंपल सी बात है, जहाँ की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है, तो कहीं पर भी सोशल प्लेस पर आप जाएंगे, सामाजिक स्थानों पर जाएंगे, चाहे स्टेशन हो चाहे कोई और स्थान हो, तो वहां पर पब्लिक यानी कि लोग तो पाए ही जाएंगे। और उसी दृश्य को वो यहाँ पर बतलाते हैं, क्योंकि उनके वहां इतने लोग नहीं होते, उनके यहाँ तो अकाल पड़ा हुआ है, पंचर पड़ा हुआ है, वहां तो रहने वाले लोगों की कमी है। बट वी आर द इंडियंस, अवर कंट्री, द ग्रेट कंट्री, हमारा देश जहाँ पर किसी की कोई कमी नहीं है, न विकास की कमी है और ना ही यहाँ पर धरोहर की कमी है, न प्रकृति की कमी है, और साथ ही साथ लोगों की भी कमी नहीं है। आगे लाइन में लेखक कहता है ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, और कहते हैं लगभग जो ज्यादातर जो स्टेशन पर लोग दिखाई दे रहे थे वो लोग ज्यादातर ऐसे थे कि वो नंगे पैर थे। बेयरफुट मींस होता है गाइस नंगे पैर। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और भी कपड़े पहने हुए थे। ड्रेस्ड मींस कपड़े पहने हुए थे, कैसे, लूज व्हाइट गारमेंट्स। लूज व्हाइट गारमेंट्स का मतलब है सफेद ढीले पोले से कपड़े। गाइस हमारे यहाँ हमारी कल्चर हमारी संस्कृति में क्या होते हैं, कुर्ता पजामा और धोती कुर्ता। इट मीन्स ये बात कर रहे हैं उस जमाने की जब देश को आजाद हुए कुछ ही समय हुआ था, और जब ऐसी सिचुएशन थी कि लोगों की ज्यादातर चॉइस जो थी वो कुर्ता पजामा पहनना, धोती कुर्ता पहनना, इस प्रकार का उस समय लोगों का फैशन या डिजाइन या लोगों का तौर तरीका हुआ करता था। उस चीज को वो हमारे इस लेसन में समझाते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। आगे कहते हैं आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, कहते हैं लगभग मैंने 3 लोगों से पूछा बिफोर आई कुड फाइंड वन, जब जाकर मुझे कोई एक मिला। लगभग 3 लोगों से पूछा और 3 लोगों के पूछने के बाद जब जाकर मुझे एक मिला, हु स्पोक इंग्लिश, कहते हैं वो जो अंग्रेजी बोल सकता था। एक्चुअली राइटर नोज स्पीकिंग इंग्लिश, और इंडिया में उस समय बिफोर 60 and 70 ईयर्स के 60 और 70 साल पहले, ड्यूरिंग जस्ट आफ्टर गेटिंग द फ्रीडम, आजादी पाने के दौरान भारत देश में अंग्रेजी बोले जाने वालों की और अंग्रेजी जानने वालों की कमी थी, और उस समय लोग नहीं जाना करते थे अंग्रेजी बोलना। तो इसलिए लेखक कहता है मैंने 3 लोगों से बात की,
जब 3 लोगों से बात की तब उनमें से कोई एक मिला जो मुझसे अंग्रेजी में बात कर सकता था। कहते हैं फिर जब वो मिल गया, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, कहते फिर हमने संसार भर के मैटर्स पर, संसार भर की चीजों पर बातचीत करना, डिस्कशन करना स्टार्ट किया। एंड एवरी मेजर टॉपिक, हर उस विषय के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की, हम लोगों ने डिस्कस किया। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, वो मैटर्स, वो मामले, वो रोजाना वाली खबरें, वो जानकारियां, वो देश की, वो विदेश की, जो रोजाना के रोजाना अखबारों में आती हैं और बहुत ही चर्चित रहती हैं। इन दिस वे, कहते हैं इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, कहते हैं इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट अ फील, ये महसूस करने की, ये जानने की, ऑफ द पल्स ऑफ अ नेशन, लोगों के दिलों में है क्या, भारत के लोग सोचते क्या हैं, भारत के जो नागरिक हैं वो कैसा स्वभाव रखते हैं और उनकी देश के प्रति कैसी आस्था, कैसा प्रेम, कैसी मोहब्बत है। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल, और कहते हैं यहाँ तक कि मैं ये कोशिश कर रहा था जानने की कि भारत के लोग जो हैं वो ये जो दफ्तरों में बैठे हुए अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, जो लीडर्स हैं, देश के नेता लोग हैं और जो अधिकारी हैं जो देश को चला रहे हैं, उनके बारे में आम जनता क्या राय रखती है, आम जनता उनके बारे में क्या सोचती है। ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, और उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था, उनकी मत जानने की कोशिश कर रहा था। तो गाइस, ये था पहला पैराग्राफ जिसको मैंने आपको समझाया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक कहता द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, कि अब ट्रेन पे बैठे बैठे जब वो सफर कर रहे थे तो कहते हैं कि हम सफर करते करते अब एक ऐसे स्थान से गुजरे, हमारी ट्रेन एक ऐसे स्थान से गुजरी, वो स्थान जो एग्रीकल्चरल एरिया के क्षेत्र में बहुत ही धनी था। इट मीन वो ऐसा क्षेत्र जहां पर खेती पाती, खेती किसानी बहुत ही अधिक मात्रा में हुआ करती थी। कहते दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, कहते ये वो जगह थी जिसे हम गंगा का ऊपरी मैदान कहते हैं, या गंगा का मैदान जिसे हम कह के पुकारते हैं। इट मीन्स गाइस, आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये दिल्ली से बरेली की ओर जा रहे थे, तो दिल्ली से बरेली की ओर जाने पर ये कोई और एरिया नहीं बल्कि ये हमारा उत्तर प्रदेश का ही मिलता हुआ एरिया, और साथ ही साथ जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे मिलता हुआ एरिया है जिसे गंगा का मैदान कह के पुकारते हैं। आगे कहता है लेखक, दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 फीट एबव सी लेवल, और इसकी जो ऊंचाई थी, ये जो गंगा का मैदान था वो खेत खलियान जहां पर उसने बहुत ही ज्यादा फसलों को उगते हुए दूर दूर तक फसलों को फैले हुए उसने देखा। कहते ये वो इस एरिया था जो समुद्र तल से 1000 फीट ऊंचाई पर हुआ करता था। इट मीन्स जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर हुआ करती थी, बट ट्रॉपिकल, लेकिन ये एरिया जो था वो ट्रॉपिकल था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। द गंगा वॉज ब्राउन शेड, गंगा को भी देखा उन्होंने, गंगा को देखा, गंगा नदी जो कि उस समय बलुए रंग की बह रही थी। इट मीन्स ये बात कर रहे हैं उस समय की जब बारिश होती है, बारिश के दिनों में गंगा अपने उफान पर होती है, अपने पूरे के पूरे शबाब पर होती है, कि उस समय गंगा का जो पानी है वो मिट्टी की तरह मालूम पड़ता है, ब्राउन ब्राउन, भूरे भूरे रंग का। तो बताते हैं कि गंगा का पानी हो रहा था उस समय भूरे कलर का हो रहा था, साथ में बालू भी चल रही थी। इट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आप किसी एरिया लोकेशन के हैं। स्वॉलन विद फ्लड वाटर्स, और ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़, क्योंकि बारिश के कारण गंगा बहुत ही ज्यादा उफान पर चल रही थी और उसका प्रभाव बाढ़ के तौर पर दूर दूर तक देखा जा रहा था। ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे चारों तरफ बाढ़ सी आ गई हो, क्योंकि जब बारिश अधिक होती है बरसात में तो गंगा का जो लेवल है वो ऊपर उठ जाता है, काफी दूर तक गंगा का पानी पहुंच जाता है। और आगे कहते हैं इट्स ओवरफ्लो इनुंडेटिंग द 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस, क्या और गंगा का जो फ्लो था, यानी कि जरूरत से ज्यादा गंगा में जो पानी बह रहा था वो बहकर इतनी दूर तक जा चुका था कि ना जाने कितने एकड़ जमीन जिस पे चावल की खेती उग रही थी वो सारी की सारी जो थी गंगा के पानी से एकदम डूबी हुई थी, यानी कि दूर दूर तक चावलों की खेती गंगा के पानी से डूबी हुई थी। टू द नॉर्थ वर जंगल,
लेकिन इसके उत्तर दिशा में ये जो बड़ा सा एरिया था जिसे रिच कहकर पुकारा है, जहां पर धान की खेती हो रही थी, इस बड़े से एरिया के ठीक उत्तर दिशा में बताते हैं कि जंगल थे। गाइस मैं आपको बता दूं, जंगल एक इंग्लिश वर्ड है। जंगल थे, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड, और वहां बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी, और इतनी ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी कि आदमी के सर से ऊंची। गाइस यहाँ पर लेखक उस घास की बात कर रहा है जिसे हम अपनी भाषा में पतेल कहा करते हैं। And unbroken except for an occasional clump of the trees, कहते हैं, और उनके बीच बीच में खूब पतेल उगी हुई थी, बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी, और इसके बीच बीच में जहां तहां झुंड के तौर पर कई सारे पेड़ों के झुंड थे, यानी कि पेड़ खड़े हुए थे। द होम ऑफ द टाइगर्स, और जिनमें घर थे टाइगर्स के, एलिफेंट्स हाथियों के। इट मींस एरिया एकदम जंगली कैटेगरी का था, जहां पर शेर रहा करते थे, एलिफेंट्स रहा करते थे, पाइथन्स रहा करते थे, कोबरास रहा करते थे। कहते हैं एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, जिधर नजर डालो सब तरफ एकदम मैदानी मैदान, मैदानी मैदान। गाइस जो हमारा एरिया है ये फ्लैट एरिया है, प्लेन एरिया कहा जाता है। जिधर नजर डालोगे मैदानी मैदान नजर आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ नहीं होते, पर्वत नहीं होते। एंड रनिंग टू द हॉरिजन, और इतनी दूर तक ये मैदान चले गए कि ऐसा मानो प्रतीत होता है क्षितिज तक, हॉरिजन तक। हॉरिजन गाइस उस सीन को कहते हैं जब आप एक खाली स्पेस वाले मैदान को, जब एक आप ऐसे मैदान को देखते हैं जहां दूर दूर तक कुछ नहीं होता, जब आप उसको देखते हैं तो आपको इस जगह से ऐसा प्रतीत होता है कैसे ये जमीन और ये आकाश दोनों मिल गए हों। जहां पर ये जमीन और आकाश दोनों मिलते हुए मालूम पड़ते हैं, होते नहीं मालूम पड़ते हैं, तो उस दिशा को, उस दृश्य को गाइस हॉरिजन कहा जाता है, क्षितिज कहा जाता है। But dotted here and there by the sacred banyan tree, कहते हैं लेकिन यहाँ इस मैदान में इक्का दुक्का या जहां तहां बनियान ट्रीज थे। बनियान ट्रीज पीपल और बरगद के पेड़ खड़े हुआ करते थे, जो कि भारतीय संस्कृति में एक पवित्र पेड़ होने का जिसको दर्जा मिला हुआ है। और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, या इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरी के पेड़ थे जिसमें उन्होंने बताया पाकर ट्रीज। पाकर ट्रीज में गाइस मतलब होता है पखड़िया के पेड़, जिसे हम अपनी गांव की भाषा में पखड़िया का पेड़ कहते हैं। शेप्ड लाइक एम्स, जिनकी आकृति ऐसे थी जैसे मानो कि लेखक का जो देश है, जो लेखक का जो मुल्क है, उस देश में, उस मुल्क में जो एम्स के पेड़ होते हैं उसी के जैसे मालूम पड़ने वाले यहाँ पर पखड़िया के पेड़ खड़े हुए थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, जिनकी डालें मोटी मोटी और खूब एक दूसरे से उलझी हुई सी हुआ करती हैं। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन द फ्रॉम साउथ वेस्ट, कहते हैं, और यहाँ की जो जलवायु थी वो कैसी थी? हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और आर्द्र जलवायु थी। इस समय का जो हमारा मौसम है, ये मौसम वही मौसम है जिस मौसम की बात लेखक अपने इस लेसन में हॉट और ह्यूमिड की बात कर रहा है। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स, कहते हैं, और उन पेड़ों में, जो रास्ते में जो पेड़ दिखाई दे रहे थे, वो पेड़ और जो स्टेशन पर जो ट्रेन रुक रही थी और उन स्टेशन पे भी खड़े हुए पेड़ थे। कहते हैं मंकी सम ऑफ देम मदर्स, बंदर, और खास तौर से उन बंदरों में से भी बंदरियां। कौन सी बंदरियां? वो बंदरियां माँ जो हैं, जो बच्चों की माएँ हैं। विद बेबीज, अपने बच्चों के साथ। क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, वो इन पेड़ों में क्या कर रही थी? उछल कूद कर रही थी, अपने बच्चों को अपने पेटों में चिपकाए हुए। गाइस अब अच्छी तरीके से जानते हैं कि बंदर क्या करते हैं। जो बंदर बंदरियां होती हैं वो अपने बच्चों को अपने पेट में चिपका लेते हैं। तो कहते हैं बंदर बंदरियां अपने बच्चों को अपने पेट में चिपकाए हुए थे, और इन्हीं पेड़ों पर, जो रास्ते में थे, जो प्लेटफॉर्म्स पर थे, इन पेड़ों के में वो लटके हुए थे, कूद फांद रहे थे, खेल रहे थे। swung off the trees at the station, कहते हैं, और खास तौर से स्टेशन पर वो इन पेड़ों के ऊपर झूल रहे थे। लुकिंग फॉर फूड, और पेड़ के ऊपर झूल रहे थे, खेल रहे थे, और साथ ही साथ नजर टिकाए हुए थे कि कहीं उनको खाने को मिल जाए।
आप जानते हैं कि स्टेशनों पर बंदर बहुत होते हैं और वो इसी तलाश में रहते हैं, कुछ खाने को मिल जाए, कोई कुछ खिला दे या कोई कुछ फेंके, या फिर उनको मौका जब लगता है तो वो झपट्टा भी मार ले जाते हैं। किसी जमाने में एक बार हमारे भी हाथ से अमरूद छीन ले गए थे बंदर, बड़ा मजा आया था। गाइस, the villages we passed had walls। जिन जिन गांव से हम अपनी ट्रेन से गुजरे, कहते हैं कि जिन जिन गांव से हम अपनी ट्रेन से गुजरे, मेड ऑफ मड, उस गांव के जो घर थे और घरों की जो दीवारें थी वो मिट्टी से बनी हुई थी। मेड ऑफ मड, मड मीन्स होता है गाइस मिट्टी, मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, वो मिट्टी की दीवारें जिनको गाय के गोबर, पानी और मीसन से मिलाकर बनाया जाता है। गाइस, लेखक यहाँ पर कच्ची मिट्टी की दीवारों की बात कर रहा है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो कच्ची मिट्टी की दीवारें बनाई जाती हैं, वो कच्ची मिट्टी की दीवारें जो है वो कई सारी चीजों को मिलाकर, जैसे कि गोबर मिलाकर, भूसा मिलाकर और दूसरी चीजें मिलाकर पानी के साथ उसको गायरा बनाया जाता है और तब जाकर वो दीवारें तैयार होती हैं। ये उन दीवारों की बात कर रहे हैं। इट मीन कभी अपने इस लेसन में जो भारत देश की जो उस समय कंडीशन थी, जैसा भारत देश हुआ करता था उस समय आजादी के कुछ दिनों के बाद, उसका सचित्र वर्णन कर रहा है। Their peaked roofs were thatched bundle of the grass। और ये जो घर बने हुए थे गांव में, इनके घरों की जो छतें थी वो छतें छप्पर की छाई हुई थी। और छप्पर भी कैसे? नोकदार। आप जानते हैं कि कुछ छप्पर नोकदार छाए जाते हैं, कुछ यूं इस प्रकार से छाए जाते हैं, इस प्रकार के हुआ करते थे। टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर, कहते हैं। और ये वो छप्पर या वो छतें थी, वो छतें जो छप्पर की थी, और वो छप्पर जो थे वो बांसों से बनाए गए थे। बांसों की सहायता से इन घरों की छतों को अर्थात छप्परों को बनाया हुआ था। That day the pumpkin vines, और उन छतों पर यानी कि छप्परों पर, उन छप्परों के ऊपर कद्दू की बेलें फैली हुई थी। आप जानते हैं कि गांव में लोग छप्परों के ऊपर कद्दू कर लिया करते हैं, लौकी कर लिया करते हैं, तो कद्दू की बेलें फैली हुई थी। वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम, जिनमें फूल खिल रहे थे और उनमें पीले पीले फूल खिल रहे थे। बड़ा खूबसूरत दृश्य मालूम पड़ रहा था। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ट्रैप वॉल, और इतना खूबसूरत दृश्य मालूम पड़ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि झालर जैसी लगाई गई है दीवारों के ऊपर, जिसमें बेलें लटक रही हो और पीले पीले फूल खिल रहे हो। इट मीन जो सीन थी वो लेखक को बहुत ही आकर्षक और चार्मिंग मालूम पड़ रही थी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही, जिसमें आपने 2 पैराग्राफ पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में आप अगले चैप्टर से जो अगले पैराग्राफ्स हैं उनको आप पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।